साथियों, मैं शिवानी दामा एजुकेशन एनीवेयर पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आपको बता दूं, डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ती हूँ। तो आपको पहले मैंने संविधान की आपका निर्माण करवाया था, उसके बाद आपकी पृष्ठभूमि और उसके बाद आपका जो भी आपकी विशेषता रहती है विशेषताएं करवाई थी डिटेल के अंदर। तो आज मैं आपको जो करवाने वाली है, आपके संविधान की विशेषता तो अपनी जान ली, तो आपको जानना इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमारे संविधान के बारे में किस प्रकार की आलोचना किसके द्वारा की गई थी और उनका जवाब भाई आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किस प्रकार किया गया था। तो स्टार्टिंग करते क्लास के अंदर, पहला आपका याद रखना, निम्न आधारों पर आलोचना की गई है। संविधान की आलोचना है, संविधान की आलोचना, आलोचना इस क्लास के अंदर जाएंगे किस प्रकार की गई थी। तो याद रखना आपका फर्स्ट जो आलोचना निम्न आधारों पर आलोचना है, निम्न आधारों पर की गई थी, निम्न आधारों पर। पहला आधार आपको हो जाएगा, याद रखना फर्स्ट पॉइंट हम डालते हैं तो पहला आधार आपको हो जाता है कि संविधान उधार का संविधान कहा गया था। संविधान के बारे में कैसा, तो याद रखना उधार का संविधान, उधार का संविधान। अब उधार का संविधान किस प्रकार कहा गया था, इस पॉइंट के अंदर पूरा डिटेल में जानते हैं। तो याद रखना उधार का संविधान कुछ आलोचनाओं के द्वारा ये कहा गया था कि संविधान जो है उसका उसमें नया मूल कुछ भी नहीं रखा गया है, वो एक प्रकार का उधार का संविधान है। आपका होच पोच कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो, और देशों का बिल्कुल मूल आधार उतार दिया गया है, इस प्रकार की आलोचना की गई थी। तो हम स्टार्टिंग करते हैं, याद रखना संविधान आलोचनाकर्ताओं के द्वारा कहा गया क्या क्या थी। तो याद रखना कहा गया उधार का संविधान, उधार का संविधान, थोड़ा शॉर्ट में एक चलती ठीक है। उधार का संविधान, उधारी की बोरी, उधारी की एक बोरी। वही अगला आपका हो जाएगा हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन, हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन, ट्यूशन। अगला आपका हो जाता है हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन, विभिन्न देशों के संविधान की नकल, इस प्रकार की आलोचना की गई। आलोचना, लेकिन ये आलोचना पक्षपातपूर्ण है, पक्षपातपूर्ण है। याद रखना ये आलोचना जो पक्षपातपूर्ण है। इसके अंदर आपको बता दूं कि संविधान निर्माणकर्ताओं के द्वारा संविधान का निर्माण विभिन्न देशों के संविधान के संशोधन करके उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार कर यानी कि उनको पूरी कर कमियों को दरकिनार करके संविधान में शामिल किया गया। एक बार फिर से बता दीजिए, पहला पॉइंट जो आपका आलोचना के अंदर हो जाता है, संविधान को उधार का संविधान कहा गया था। उधार का संविधान किस प्रकार कहा गया था, तो याद रखना आलोचनाकर्ता के द्वारा जैसे कि संविधान के बारे में बात की गई थी, या तो उधार का थैला या आपका उधारी की बोरी कहा गया था, हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन, विभिन्न देशों के संविधान के प्रावधान जो कि त्यों उतार दिए गए, ऐसे आपकी आलोचना की गई थी। तो याद रखना ये जो भी आलोचना है पक्षपातपूर्ण है, इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। थोड़ा बहुत जो आपका आगे मैं आपको बता दूं कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किस प्रकार इनका जवाब दिया गया था, ये भी आपको इसी के अंदर बताऊंगी। तो ये चलो आलोचना पक्षपातपूर्ण है। संविधान निर्माणकर्ताओं के द्वारा संविधान का निर्माण विभिन्न देशों के संविधान के संशोधन करके उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनमें जो आपकी कमियां थी उनको दरकिनार यानी कि कमियों को पूरा करके अपने संविधान में मिलाया गया था।
तो आपको ये पॉइंट्स आई होप समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से मैंने आपको रिपीट भी कर दिया, आपको बोल के बता दिया। इसके आगे आपको ये बताती हूँ इसी पॉइंट के अंदर कि आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माण करता है उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तो उनके प्रकार किस प्रकार जवाब दिया गया था, तो ये हम जानते हैं, याद रखना। इसी क्लास के अंदर समझाती चलूंगी, आपको समझते चलना है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आपका धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ज्यादा पॉइंट भी नहीं है सोच रहा होगे, तो वो आपको सारे समझा दूंगी एक ही बार में इसी क्लास के अंदर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, अम्बेडकर के द्वारा उत्तर देते हुए कहा गया, कहा गया कि संविधान, उत्तर देते हुए कहा गया कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में, ये पॉइंट याद रखना, जो उनकी ये खुद की बोली हुई लैंग्वेज है कि उनके द्वारा किस प्रकार उत्तर दिया गया था, तो याद रखना इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बने संविधान में नया कुछ भी नहीं है, बने संविधान में नया कुछ भी नहीं है। ये इस प्रकार आपको याद रखना है कि उनके द्वारा कहा गया था कि कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बने संविधान में नया कुछ भी नहीं है। याद रखना दुनिया का पहला संविधान 100 साल से अधिक हो गए, 100 साल से अधिक हो गए जब दुनिया का पहला संविधान लिखा गया था, दुनिया का पहला संविधान लिखा गया था, दुनिया का पहला संविधान लिखा गया था, उसका अनुसरण विभिन्न देशों के द्वारा किया गया, विभिन्न देशों के द्वारा किया गया, उसका अनुसरण विभिन्न देशों के द्वारा किया गया था, याद रखना। और किसका संविधान कितना विशाल हो सकता है, कितना विशाल हो सकता है, यह पहले ही तय हो चुका है। याद रखना ये आलोचनाएं कि भारत का संविधान विभिन्न देशों की हूबहू नकल है, ये आलोचना है कि भारत का संविधान विभिन्न देशों की नकल है, ये दोषारोहण है, यानी कि गलत है। ठीक है, एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि संविधान का जो आपका आलोचना द्वारा की गई थी, उधार का संविधान, विभिन्न देशों के प्रावधान का संविधान, तो इसके जो जवाब था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माण की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, प्रारूप तैयार किया गया था, तो उनके द्वारा इसका उत्तर किस प्रकार दिया गया, तो आपको देखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा उत्तर देते हुए कहा गया कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बने, उनसे कहा गया, तो उनके द्वारा ये वर्डिंग कहा गई थी, थोड़ा आपको मैं थोड़ा वो वहां पे लिखना भूल गई हूँ, कि उनके द्वारा कहा गया था कि कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बने हुए संविधान में नया कुछ है, 100 साल से अधिक हो गई जब दुनिया का पहला संविधान बना था, उस संविधान का अनुसरण यानी कि विभिन्न देशों के द्वारा किया गया था। अभी आपको पॉइंट इस प्रकार समझना है कि जब पहला संविधान किसी देश के द्वारा बनाया गया था, तो और देशों ने जो संविधान बनाया था उसको ही तो आपको प्रावधान देख के बनाया था कि किस प्रकार संविधान बनाया जाता है, उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो किसी भी देश ने अलग कुछ नहीं बनाया, उनके द्वारा तो उनकी प्रेरणा ली गई थी, तो हमने कुछ गलत नहीं किया, याद रखना। तो उनके द्वारा इस प्रकार कहा गया था कि अधिक हो गए जब दुनिया का पहला संविधान बना था, और उस संविधान का अनुसरण विभिन्न देशों के द्वारा किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संविधान कितना विशाल हो सकता है पहले तय हो चुका है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था कि आलोचनाओं की भारत की संविधान विभिन्न देशों का आपका हूबहू नकल है, ये दोषारोहण है, यानी कि गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये आपका गलत
ये आपको, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि उनके द्वारा कहा गया था जब पहला संविधान बनाया तो उसका अनुसरण लेके और देशों ने बनाया, तो उनको नहीं पता था कि संविधान की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्या संविधान होता है, तो उन्होंने उनसे ही तो अनुसरण लिया था। तो ऐसे हमने किया, हमने कुछ गलत नहीं किया, इनकी ये दोष रोहन नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं, अगले पॉइंट के अंदर देखते हैं। सेकंड आलोचना के अंदर आपका सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा सेकंड पॉइंट आपको हो जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी इस प्रकार किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी तो याद रखना, आलोचनाकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि भारत का प्रारूप भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम 1935 की 1935 को ज्यों का त्यों रख के बनाया है, त्यों रखकर बनाया है। आलोचनकर्ता थे, एक आलोचनकर्ता के श्रीनिवासन के द्वारा कहा गया, ये पॉइंट आपको नाम याद रखने की किसके द्वारा किस प्रकार की आलोचना की गई थी। तो यह आपका आलोचनकर्ता होते हैं के श्रीनिवासन के द्वारा कहा गया कि संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 की नकल है। 1935 की नकल किस प्रकार है, उनके द्वारा कहा गया था नकल है कि वस्तु और भाषा दोनों के आधार पर 1935 के अधिनियम से मेल खाता है। ठीक है, वहीं पे एक और आलोचना करते हुए थे, आपको याद रखना पीआर देशमुख एक संविधान सभा के अन्य सदस्य थे। पीआर देशमुख के द्वारा कहा गया कि संविधान सीधा 1935 के अधिनियम से निकलता है, उसमें बस वयस्क मताधिकार जोड़ा गया है अलग से। ठीक है, एक बार बता देती हूँ कि संविधान को भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी कहा गया था, किस प्रकार कहा गया था, किसके द्वारा किस प्रकार की वर्डिंग की गई थी, तो आपको बता दूं इसी क्लास के अंदर। तो याद रखना, आलोचनकर्ताओं के द्वारा कहा गया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 की जो का त्यों रख के बना दिया गया है, उसका जो प्रारूप तैयार किया गया है। वही एक आपके याद रखना श्रीनिवासन, आपको नाम याद रखना इनका, के श्रीनिवासन एक आलोचना करते हुए थे, उनके द्वारा कहा गया था कि भाषा और वस्तु दोनों के आधार पर 1935 के अधिनियम की नकल है, यानी कि भारत का संविधान। वही एक और आलोचनकर्ता पीआर देशमुख हुए थे, संविधान सभा के एक अन्य सदस्य थे पीआर देशमुख, उनके द्वारा कहा गया था कि भारत शासन अधिनियम सीधा 1935 के अधिनियम से, भारत का जो संविधान है सीधा 1935 के अधिनियम से निकलता है। बस उसमें ये पॉइंट याद रखना है कि बस उसमें
वयस्क मताधिकार जो है वो अलग से जोड़ दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले उधार का संविधान की आपकी आलोचना कर बताई थी। दूसरा जो 1935 की कार्बन कॉपी, 1935 की कार्बन कॉपी किसके द्वारा, ये 2-3 नाम आपको याद रख लेना कि केसी निर्वासन के द्वारा कहा जाता है कि वस्तु और भाषा के आधार पर 1935 का अधिनियम से मेल खाता है जो आपका संविधान है। दूसरा आपका पीआर देशमुख हुए थे, संविधान सभा के अन्य सदस्य थे, उनके द्वारा कहा गया था कि ये आपका जो संविधान है सीधा आपका यानी कि 1935 के अधिनियम से निकलता, बस उसमें जो आपका वयस्क मताधिकार वो अलग से जोड़ दिया गया। ठीक है, इसी के अंदर अगला पॉइंट देखते हैं। इसका आपको बता दूं कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसका उत्तर किस प्रकार दिया गया था, तो ये भी आप देख सकते हो। ये भी आपके लिए जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा इस आलोचना का जवाब किस प्रकार दिया गया था। बी आर अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया कि संविधान का प्रारूप भारत शासन अधिनियम 1935 से निकलता है और अच्छा खासा हिस्सा है शामिल है, मैं इसके लिए क्षमा याचना नहीं करूंगा क्योंकि उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है और ये एक साहित्यिक चोरी में शामिल नहीं है। साहित्यिक चोरी में शामिल नहीं है। ठीक है, एक बार आपको बता देती हूँ उनके द्वारा किस प्रकार इसका आलोचनकर्ता का जवाब दिया गया था। तो बी आर अम्बेडकर सबसे ज्यादा आपको जैसे कि मैंने कहा था प्रारूप तरीके में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो उनके द्वारा कहा गया था कि संविधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से निकलता है। इस आलोचना के बहस के लिए कोई भी अच्छा आपकी वो आपका कुछ भी शर्म का भाव पैदा नहीं करता हूँ, यानी कि आपका अच्छा हिस्सा शामिल है, इसके लिए क्षमा याचना नहीं करूंगा, मैं इसके लिए क्षमा नहीं मांगूंगा क्योंकि याद रखना आपको उधार लेने में कोई भी लज्जास्पद नहीं है, यानी कि कोई शर्म की बात नहीं है और ये एक साहित्यिक चोरी नहीं है। ये भी आपको याद रखना है कि एक साहित्यिक चोरी नहीं है। संविधान के मूल विचार याद रखना आपको, संविधान के मूल विचार पर किसी का एकस्व अधिकार नहीं है, लेकिन खेद मुझे इस बात का है कि भारत शासन अधिनियम 1935 शायद अगर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं आपको बोल के चलूंगी, अगर नहीं भी दिखे तो आप सोच याद कर लेना, यानी कि ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए गए प्रावधान प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना इसके
इसकी जवाब किस प्रकार दिया गया था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि उनके द्वारा कहा गया था कि चोरी यानी कि आपको जो चोरी की है साहित्यिक चोरी नहीं है, उधार लेने में कोई भी लज्जास्पद बात नहीं है। उनके द्वारा जवाब दिया गया था कि संविधान के मूल विचार पर किसी का एकश अधिकार नहीं है, ये भी कहा गया था। बट उनके द्वारा ये कहा गया था कि खेद मुझे इस बात का है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के जो प्रावधान है उनका प्रशासनिक विवरण से संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट जो दिया गया था उनके द्वारा कहा गया था कि गैर भारतीय है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादा बड़े बड़े नहीं, बस ये दो आपके पॉइंट थोड़े बड़े थे, उनमें बस थोड़ा समझाने लायक कि किस प्रकार कहा गया था। गैर भारतीय, गैर भारतीय व भारतीय विरोधी, ये किस प्रकार कहा गया था, तो याद रखना आलोचनकर्ताओं के अनुसार कहा गया था कि भारत का संविधान आलोचनकर्ताओं द्वारा कहा गया कि भारत का संविधान परंपरा और विविधताओं के आधार पर मूल ढांचा भारतीयों के विचारों से संबंधित नहीं है, विचारों से संबंधित नहीं है। याद रखना, मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे से समझा रही हूँ कि आपको इसी क्लास के अंदर याद होता रहे, आप बार बार इसी को रिपीट करते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि गैर भारतीय व भारतीय विरोधी कहा गया था, किस प्रकार कहा गया था कि आलोचनकर्ताओं के द्वारा कहा गया था कि भारत का जो संविधान है परंपरा विविधताओं के आधार पर मूल ढांचा जो भारत के विचारों से संबंधित नहीं है। एक आलोचनकर्ता हुए थे, याद रखना, आलोचन नहीं है, आलोचनकर्ता हनुमंतैया द्वारा कहा गया था कि हम एक वीणा और सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन हमें इंग्लिश बैंड का संगीत सुनाया जा रहा है। कि याद रखना कि लेकिन हमें इंग्लिश बैंड का संगीत सुनाया जा रहा है। ठीक है, ये इसका प्रभाव संविधान निर्माणकर्ताओं द्वारा कर्ताओं की शिक्षा पर आधारित है कि वे शिक्षित ही इस प्रकार हुए थे, यानी कि विदेशी प्रभाव से हुए थे। ठीक है, शायद आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। वही आपका याद रखना, एक बार आपको शायद दिख रहा हो तो थोड़ा सा एक और आपका याद रखना, लक्ष्मी नारायण साहू, आपको एक नाम याद रखना, लक्ष्मी नारायण साहू, ये आपके संविधान सदस्य रहे थे। अन्य उनके द्वारा कहा गया था, ने कहा कि संविधान भारतीयों के मूल विचारों और भावनाओं से अलग है, ये संविधान लागू होने के तुरंत बाद टूट
जाएगा। इस प्रकार की आलोचना की गई थी। ठीक है ना, ये आपको 2-3 जो आपको नाम बताइए, पर नाम जरूर याद कर लेना कि किस प्रकार किसके द्वारा क्या कहा गया था। तो याद रखना, गैर भारतीय संविधान व गैर भारतीय विरोधी किस प्रकार कहा गया था। तो आलोचनकर्ताओं के द्वारा कहा गया था कि जो आपका भारत का संविधान है मूल आधार पर और परंपराओं के आधार पर भारत के विचारों से अलग है। वहीं आपके आलोचना करते हुए थे जिसका नाम मैंने आपको बताया, हनुमंत थया के द्वारा कहा गया था कि हम जैसा संविधान, यानी कि हम एक वीणा और सितार का संगीत चाहते थे। हमें वीणा और सितार के संगीत की जगह पे एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुनाया जा रहा है। ये और कुछ नहीं, हमारे जो संविधान निर्माण करता हुए थे उनकी शिक्षा पर आधारित है, वो शिक्षित इस प्रकार किए गए थे। उनके द्वारा ये कहा गया था इनकी गैर भारतीय शिक्षा पर आधारित है, इनकी विदेशी शिक्षा से प्रभावित थे, तो उनके द्वारा इस प्रकार का बैंड इसलिए रखा गया था। वहीं अगला कहा गया था कि लक्ष्मी नारायण एक साहू और आलोचनकर्ता हुए थे, वो एक संविधान सभा के अन्य सदस्य थे। उनके द्वारा कहा गया था कि संविधान भारत के मूल विचारों और भावनाओं से अलग है, ये संविधान लागू होने के तुरंत बाद ही टूट जाएगा। इस प्रकार की आलोचना की गई थी। तो याद रखना, आपको जैसा कि मैं पढ़ा रही हूँ, ये आपको साथ ही एक क्लास के अंदर इतना कोई भी नहीं कर पाएगा। तो आपको चैप्टर था संविधान की विशेषता लक्ष्मीकांत से, वो मैंने आपको पहले विशेषता क्लियर करवाई, तो उसके बाद आपकी आलोचना क्लियर करवा रही हूँ। तो इसी क्लास के अंदर आपको याद भी करना और समझना भी। ठीक है, इसी के साथ अगला पॉइंट देखते हैं कि गांधीवाद से दूर संविधान। इस प्रकार की आलोचना की गई थी, गांधीवाद से दूर संविधान। आपको याद रखना, गांधीवाद से दूर संविधान। गांधीवाद से दूर संविधान आलोचनकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि शायद मार्कर में थोड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा आलोचनकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि संविधान गांधीवादी विचारों से प्रभावित नहीं है। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता लिखना आपको, राष्ट्रपिता संविधान पंचायत व जिला पंचायत के आधार पर चाहते थे। जिला पंचायतों के आधार पर चाहते थे। आलोचनकर्ता हुए थे, हनुमंत है, जैसे कि मैंने आपको पहले आपके जो पॉइंट था उसमें बताया था, हनुमंत है के द्वारा कहा गया कि संविधान गांधी जी के विचारों से अलग है, वे ऐसा संविधान कभी नहीं चाहते। कभी नहीं चाहते। उनके द्वारा संविधान का प्रारूप पढ़ा भी नहीं गया होगा। वही आपको अगला बता दूं, पढ़ा भी नहीं गया होगा। टी प्रकाशन एक संविधान सभा सदस्य थे। सदस्य ने कहा कि इसका कारण बी.आर. अम्बेडकर की गांधी जी के आंदोलनों में अनुपस्थिति
हो सकती है। एक बार फिर से रिपीट करके बता देती हूँ, जैसा कि गांधीवाद से दूर संविधान किस प्रकार कहा गया था, तो आलोचनकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि संविधान गांधीवाद से प्रभावित नहीं है। वो गांधी आदि के राष्ट्रपिता, हमारे जो राष्ट्रपिता हुए थे गांधी जी, वो एक पंचायत और जिला पंचायत के आधार पर संविधान चाहते थे, जो उनसे अलग रखा गया है। वही आलोचनकर्ता हनुमंत थैया हुए थे। हनुमंत थैया के द्वारा कहा गया था कि गांधी जी ऐसा संविधान कभी भी नहीं चाहते, वो उनके विचारों से अलग है, वो ऐसा संविधान कभी भी नहीं चाहते। हमें लगता है कि शायद उनके द्वारा संविधान का प्रारूप पढ़ा भी नहीं गया होगा। वही एक और आलोचनकर्ता टी प्रकाशन हुए थे। टी प्रकाशन के द्वारा कहा गया था कि इसका मेन कारण हो सकता है, गांधीवाद से दूर संविधान का मेन कारण ये हो सकता है कि B.R. अम्बेडकर की जो गांधी जी के आंदोलन हुए थे उनमें अनुपस्थिति को कहा जा सकता है। तो इस प्रकार की आलोचना की गई थी, आलोचनाएं थी और कुछ नहीं था इनसे अलग। अगला पार्ट इसी के साथ देखते हैं। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, आपको नहीं भी समझ में आता एक बार फिर से आपको वीडियो को स्किप करके देख सकते हो। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट आपके लिए दिया हुआ है महाकाय संविधान। एक दो पॉइंट और इसके बाद आपका महाकाय संविधान। आलोचनकर्ताओं कहा गया कि ये बहुत विशाल और हाथीनुमा है। इसमें कुछ प्रावधान अर्थहीन जोड़ दिए गए हैं। यानी कि अर्थहीन का मतलब जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता, जोड़ दिए गए हैं। आलोचनकर्ता हुए थे आइवर जेनिंग्स ने कहा कि संविधान में विदेशी प्रावधान बड़ी मात्रा में जोड़ दिए गए हैं, जो बेहतर नहीं है। संविधान बहुत लंबा और जटिल है। ये आपको याद रखना, आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया था, एक ब्रिटिश संविधान बनाने वाले रहे थे, उनके द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी की गई थी। वही आपको एक और नाम आपको याद रखना है, जो आपका नाम हो जाता है एच.वी. कामत द्वारा कहा गया ये संविधान बहुत विशाल है। संविधान विशाल है। याद रखना, ये भी एक संविधान सभा के सदस्य रहे थे। विशाल है, मुझे लगता है कि सदन इस पर सहमत नहीं होगा क्योंकि ये एक हाथीनुमा दस्तावेज है। तो इस प्रकार की टिप्पणी की गई थी। एक और आपको टिप्पणी महत्वपूर्ण है जो आपके आलोचनकर्ताओं के द्वारा की गई थी, बस वो और पढ़ लेते हैं। महाकाय संविधान किस प्रकार कहा गया था, तो याद रखना आलोचनकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि बहुत विशाल और हाथीनुमा आपका संविधान है। इसमें कुछ प्रावधान अर्थहीन जोड़ दिए गए, यानी कि जिनको कोई अर्थ ही नहीं निकलता, इस प्रकार के प्रावधान भी जोड़कर इसे विशाल बना दिया गया है। वही एक आपका आलोचनकर्ता हुए थे आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिश संविधान बनाने वाले थे। उनके द्वारा कहा गया था कि
ये आपका संविधान के विदेशी प्रावधान बड़ी मात्रा में जोड़ दी गई जो आपका बेहतर नहीं है और ये आपके संविधान को लंबा और जटिल बना देते हैं। तो आपको दूसरा नाम वहीं पे आपको याद रखना है, एक आलोचन करते हुए थे एच.वी. कामत। एच.वी. कामत के द्वारा याद रखना कहा गया था कि संविधान बहुत विशाल है। मुझे लगता है कि सदन इस पर सहमत नहीं। यह जो आपके एच.वी. कामत थे, आपका याद रखना एक संविधान सभा के अन्य सदस्य थे, उनके द्वारा कहा गया था कि यह संविधान बहुत विशाल है। मुझे लगता है कि सदन इस पर सहमत नहीं होगा क्योंकि एक हाथीनुमा दस्तावेज बनाकर तैयार किया गया है। ठीक है, इस प्रकार की आलोचना की गई थी। एक आपको पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट आपको हो जाता है कि वकीलों को स्वर्ग कहा गया था। वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग। आलोचनकर्ता आइवर जेनिंग्स। जेनिंग्स के द्वारा कहा गया कि संविधान की भाषा व लिपि अति जटिल है और ये एक मार्कर एक बार ले लेते हैं। ये जटिल है, ये एक वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का स्वर्ग किस प्रकार है? स्वर्ग है। याद रखना, आलोचन करते हुए थे करता, उनका नाम महेश्वरी था। महेश्वरी, आलोचन करता महेश्वरी। महेश्वरी ने कहा कि संविधान की मुहावरे व भाषा इसे अति जटिल बनाती है, अति जटिल बनाती है व लोगों को मुकदमे नुमा बनाती है, जिससे लोग वकीलों को अच्छा खासा काम दे सकेंगे, ये हमारे योग्य वकीलों का स्वर्ग है। योग्य वकीलों का स्वर्ग है। देखो, फिर से रिपीट करके बता दूं कि वकीलों का स्वर्ग किस प्रकार कहा गया था। तो आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया था कि ये आपको भाषा और लिपि के आधार पर बहुत जटिल है, जो संविधान को एक आपका जटिल बनाता है और ये एक वकीलों का स्वर्ग है। वही आपके महेश्वरी एक आपका संविधान सभा के सदस्य थे, उनके द्वारा कहा गया था कि संविधान की मुहावरे और भाषा के आधार पर बहुत जटिल बनाया गया है, जो लोगों को मुकदमे नुमा बना सकता है। अब आपको ये थोड़ा वर्डिंग समझ में आई तो मैं आपको बता दूं कि उनके द्वारा कहा गया था कि संविधान की जो भाषा इतनी जटिल रखी गई है, ये लोगों को आपका मुकदमा करने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे आपके जो योग्य वकील है उनको अच्छा खासा काम मिल जाएगा। यानी कि वकील हमें मुकदमे लड़ने के लिए करने पड़ेंगे तो वकीलों का अच्छा खासा काम मिल जाएगा और एक योग्य वकीलों का स्वर्ग बन के रह गया है। तो इस प्रकार की आलोचना की गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट आपके ये पॉइंट हो जाता है कि किस प्रकार की आलोचना की गई थी और किसके द्वारा क्या कहा गया था, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा पहले आपको विशेषता इसी क्लास के अंदर समझाई थी, उसके बाद आपको मैंने आलोचना समझाने की कोशिश की, तो ज्यादा से ज्यादा शायद आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो अगर आप एक क्लास दोबारा लेके देखना, आपको इसी क्लास के अंदर सारा याद हो जाएगा चैप्टर। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन एनीवेयर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।